कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो हम जानते हैं ये नाभिक होता है और इस नाभिक के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में गति करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में ऊर्जा के हिसाब से ऊर्जा के स्तर से गति करते हैं। माना कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में गति कर रहा है और यह कक्षा nv कक्षा है और ये इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है और हम इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने लगे कि इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। तो हम ये देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का अर्थ क्या है और गतिज ऊर्जा का अर्थ क्या है। तो हम ये पढ़ते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को किसी उसकी साम्य दूरी से अनंत तक ले जाने में किए गए कार्य को इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये हमारा नाभिक है और इसके चारों ओर ये कक्षा है। नाभिक से इस कक्षा की जो दूरी होगी उसको हम त्रिज्या बोलते हैं और यही आपकी साम्य दूरी है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति कर रहा है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर ले जाएं, अर्थात इतनी दूर ले जाएं कि कक्षा से ही बाहर निकल जाए, तो यहाँ से यहाँ तक जो हम इसको ले जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे अनंत। पता नहीं कहाँ ले जाए, हम इसको अनंत तक ले गए। तो अब हम स्थितिज ऊर्जा में समाकलन लगाएंगे। समाकलन जो इसको बल लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाने की जिस बल की आवश्यकता होगी उसका हम समाकलन करेंगे r के सापेक्ष। अब हमने इलेक्ट्रॉन को r से इन्फिनाइट दूरी तक ले गए हैं और FA dr का मतलब है r के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। अब हमने जब बोर के परमाणु मॉडल से कक्षा की त्रिज्या की गणना की थी तो वहाँ पर FA जो था, FA का मान हमने ये पढ़ा था 1/4πε0 और माइनस का ZE²/r²। अब हम क्या काम करेंगे, जो यहाँ पर कांस्टेंट है हम उनको एक तरफ ले लेंगे। तो ये कांस्टेंट है और हमारा ये एक कांस्टेंट हो गया हमारा और एक ये कांस्टेंट है। तो हम 1/4πε0 बाहर ले लेंगे, माइनस का ZE² बाहर ले लेंगे। ये r नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो हमारा बचा 1/r² और इसका r के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आएगा 1/r और इसकी लिमिट है r से इन्फिनाइट तक। अब हम इसकी जब लिमिट रख देंगे और लिमिट रख के जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा माइनस का ZE²/4πε0 और r। तो ये हो गया हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान। गतिज ऊर्जा का मान हम जानते हैं mv²/2 होता है। अब हमने शुरुआत में देखा था कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अगर हम योगफल कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तब हमें nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो हमने इसका मान रखा और इसका मान रखा और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हम जानते हैं कि mv²/2 का मान हमें चेंज करना पड़ेगा। हमने सीखा था कि mvr कोणीय संवेग होता है और इसका मान nh/2π होता है। जब हमने बोर के परमाणु मॉडल से कक्षा की त्रिज्या की गणना की थी तो वहाँ पर हमने एक समीकरण बनाई थी mv² = ZE²/ यहाँ पर 4 था 4πε0r। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे इधर वाली इक्वेशन में, तो इधर वाली इक्वेशन में 2 से डिवाइड करने के लिए हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये mv²/2 हो जाएगा और ये ZE²/8πε0r हो जाएगा।
तो mv² की जगह हम क्या करेंगे, ये वाला मान उठा करके रख देंगे। तो ये वाला तो हमने ऐसे ही रखा, और mv² की जगह हमने ये उठा करके यहाँ पर रख दिया। जब हम इनका लैसे लेंगे, ये 8 है और ये 4 है, तो इनका लैसे कितना आएगा, 8 आएगा। 4 दूनी 8, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2z हो जाएगा। -2z में से जब हम प्लस का 1z घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा -ZE²/8πε0 और 1/r। और जब हमने बोर के परमाणु मॉडल से कक्षा की त्रिज्या गणना की थी तो r का मान था हमारा n²ε0h²/πmze²। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो उल्टा करने के बाद हमें 1/r का मान ये प्राप्त होगा, और इस मान को हम यहाँ पर उठा करके रख देंगे। जब हम इस मान को यहाँ पर उठा करके रखेंगे तो हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होगी। तो En = माइनस का ZE²/8πε0 πmze²/n²ε0 और h²। तो हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होगी, ये वाले। तो ये हो गई आपकी किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में ऊर्जा की वैल्यू। तो आप इस वाले सूत्र को याद रखेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। अगर हम एक काम करें, इसमें जो कॉमन है उसको हम बाहर ले लें, तो माइनस का Z² एक तरफ ले लें और n² एक तरफ ले लें। जो बच्चे कांस्टेंट, इन सभी कांस्टेंट का मान रख दें तो हमें अगली समीकरण क्या प्राप्त होगी, तो हमें अगली समीकरण प्राप्त होगी En = माइनस का Z²/n² गुणा 2.178 गुणा 10⁻⁻28 जूल। आपको ये समीकरण याद रखना है। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल करेंगे तो ये समीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एक तो ये वाली समीकरण और एक वो वाली समीकरण जो हमने इससे पहले आपको बताई थी। एक बार हम फिर बता देते हैं आपको। एक तो ये वाली समीकरण याद रखनी है और एक आपको ये वाली समीकरण याद रखनी है। इन दो समीकरणों की सहायता से ही हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। अब हमें दो बात समझनी है, एक तो Z क्या है और N क्या है। तो N जो है आप जानते हैं नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनका क्रम होता है। जो पहले नंबर पर होगी उसके लिए n = 1 होगा, जो दूसरे नंबर पर होगी उसके लिए n = 2 होगा, जो तीसरे नंबर पर होगी उसके लिए 3, जो चौथे नंबर पर होगी उसके लिए n = 4। जो हमारा Z है ये किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक है। अगर बात हाइड्रोजन की होगी तो उसके लिए परमाणु क्रमांक अर्थात Z का मान 1 होगा। बात हीलियम की होगी तो हीलियम के लिए 2 होगा। बात ऑक्सीजन की होगी तो 8O16 होता है, तो इसके लिए Z का मान आपका 8 होगा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सूत्र है कक्षा की त्रिज्या। इसको हमने अपने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था और इस वाले सूत्र को सिद्ध भी किया था। तो पहला सूत्र है आपका R = ये। तो आपको एक तो ये वाला सूत्र याद रखना है। अगर हम इसमें n² πε0 h² इन सब के मान रखते हैं तो हमें जो अगला प्राप्त होगा वो भी आपको याद रखना है, और हमें प्राप्त होगा R = n²/z × 53 पिकोमीटर। तो आपको ये वाला सूत्र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद आपको ये रखना है। और ये भी मान याद रखने हैं कि ये इसका मान होता है ε0 का मान ये होता है h
पाई का मान ये होता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और उसका मान होता है 10⁻31। और ये Ze नहीं, केवल क्या है आपका E। और E जो है ये आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का ये 1.602 गुणा 10⁻−19। ये भी आपको याद रखने होंगे। सूत्र नंबर 2, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। जो सूत्र अभी हमने सिद्ध किया था तो वो ये होता है। अगर हम इसमें सभी कांस्टेंट के मान रख दें और मान करके हल करें तो हमें प्राप्त होगा En = माइनस का Z²/n², 2.178 गुणा 10⁻28 जूल। तो ये सूत्र भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा जो हमें अगला सूत्र याद रखना है वो है आपका ये रीटज का पद संयोग सिद्धांत। तो रीटज के पद संयोग सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है न्यू बार = कोष्टक में 1/m², 1/n²। m का मान n1 होता है और n का मान n2 होता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि n1 और n2 का मतलब क्या है। हम जानते हैं ये नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ये कक्षाएं हैं और इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में गति कर रहा है, मान लिया हमने। तो जब इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में होगा तो इसके लिए n1 कहेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में पहुंच जाता है तो इस कक्षा को हम n2 कहेंगे। तो ये n1 और n2 का अर्थ है। अब आपको जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी श्रेणी प्राप्त होंगी और उनमें जो इम्पोर्टेंट श्रेणियाँ हैं वो लाइमैन, बामर, पाशन, ब्रैकिट, फुंट। आपको इनके लिए n और n2 के मान याद रखने हैं। n1 क्या होगा और n2 क्या होगा। तो लाइमैन की अगर हम बात करें तो इसके लिए n1 = 1 होगा, n2 = 2, 3, 4 होगा। बामर के लिए n = 2 होगा और n2 3, 4, 5। इसी प्रकार पाशन, ब्रैकिट, फुंट आपको ये भी याद रखना होगा। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या का परिकलन कीजिए। तो जब बात कही है प्रथम बोर, तो बात प्रथम की है तो n बराबर आपका होगा 1। तो पहली बात तो सबसे पहले आपको ये समझनी है कि n बराबर क्या है। उसके बाद जो अगला मान होगा, अगला हमें समझना है Z। तो हाइड्रोजन परमाणु की अगर बात करें तो एक ही इसका 1H1 होता है, तो इसके लिए Z बराबर हो गया 1। तो n बराबर हमारा 1 हुआ और Z बराबर आपका 1 हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 के एग्जाम में आपके पूछा गया था। हम त्रिज्या का सूत्र अभी देख कर के आए हैं, ये होता है n1, n का मान हमने 1 निकाल, हम जानते हैं n = 1 पूछा गया है। एप्सिलॉन का मान दिया हुआ है, h का मान हमें पता होता है, पाई का मान पता होता है, m का मान पता होता है और ये Z नहीं खालिस E। तो E का मान भी हमें पता है, तो E का मान क्या है हमारा माइनस होता है, माइनस का 1.602 गुणा 10⁻−19 ये आपका मान होता है। तो हम इन सब को मानों को रख करके हल कर लेंगे। जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा मान रखने के बाद। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इसका स्क्वायर ये तो ख़त्म हुआ, छोड़ो 1 है। जो अंक है उन्हें एक तरफ लिख लो और जो 10 की घात है उन्हें एक तरफ लिख लो। तो ये वाला हमने लिख लिया। अब हम जब इसका स्क्वायर खोलेंगे इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो हमने 2 बार लिख लिया, ठीक। 6.3, 6.636 और ये 10 की घात -12 लिख लिया और ये भी हमने 2 बार लिख लिया, 10⁻−34 और 10⁻−34। अब हम क्या काम करेंगे, ऐसे ही नीचे वाले को करेंगे, ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये 2 बार लिख लिया और ये भी हमने 2 बार लिख लिया, ये रहा। अब हम क्या काम करेंगे, अंक वाले एक तरफ और 10 की घात वाले एक तरफ, तो ये हमने सारे एक तरफ कर लिए
और 10 की घात को हमने सारियों को जोड़ दिया। जो ऊपर वाली यहाँ तक है, जो नीचे वाली घात होगी वो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 19 और माइनस का 31 है, तो ऊपर जाके प्लस का 31 हो जाएगा। इन सब की हमने गुणा करी तो हमारा ये आया, और इन सब की गुणा करी तो हमारा ये आया। और इनको जो ये घात जो है, इनको जब जोड़ घटा किया तो हमारा 10 की घात -11 आया। और जब हमने इसको ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया तो हमारा आया 5.31 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। या फिर हम इस पॉइंट को जो है इधर ले जाएंगे, तो जब हम इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो हमारा 10 की घात में एक घात का और इजाफा हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 10 की घात -12 मीटर। अगर हम मीटर को हटा दें, पिकोमीटर की बात करें, तो होगा आपका 53 पिकोमीटर। तो इस तरीके से आप कक्षा की त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में ना दिया हुआ हो, 1 नंबर में आपसे पूछा गया हो, तो हम इसको कैसे हल करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछा गया हो तो हम इसको इस तरीके से हल करेंगे। आर का डायरेक्ट सूत्र लगाएंगे n² z इंटू 53। हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 होता है, और n1 इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर n खाली का मान है 1। अब हम क्या काम करेंगे, इसमें मान रखेंगे, n का मान 1 रखा, z का मान 1 रखा, इसके स्क्वायर करा, इसको डिवाइड किया तो r बराबर आएगा आपका 53 पिकोमीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा की त्रिज्या। बस तीसरी कक्षा की कही है, तो n बराबर आपका होगा 3 होगा। हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं z बराबर होता है हमारा 1। तो हम सूत्र लगाएंगे n² इंटू 53, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में ये सिद्ध किया था। तो n का मान हमारा 3 है, z का मान हमारा 1 होता, हम हाइड्रोजन के लिए जानते हैं। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और इंटू 53, 9 की और 53 की गुणा करेंगे तो 477 पिकोमीटर हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 53 पिकोमीटर है। इसकी तृतीय कक्षा की त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको प्रथम ये तो भूल जाइए, केवल आपको क्या काम करना, तृतीय कक्षा की निकालनी है, और तृतीय कक्षा की हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में निकाली थी, तो आपको ये क्वेश्चन स्वयं हल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन परमाणु के दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा मान की परिकलन कीजिए। 2019 के असाइनमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात कहिए दूसरी कक्षा की, तो सीधी सी बात है, n बराबर क्या होगा, 2 होगा, और हम सूत्र जानते हैं En इक्वल माइनस का z² अपॉन n² और गुणा 2.178 गुणा 10 की पावर -28 जूल। बात हाइड्रोजन की है तो z बराबर 1 होगा, दूसरी कक्षा की है तो n बराबर 2 होगा। z का और n का मान जब हम रखेंगे तो हमें यहाँ मान रख देंगे -1² अपॉन 2²। 1 का 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, जब हम 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.25। ये हमारा सेम चल रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे। 0.25 गुणा 2.178, तो इनका आंसर आएगा 2.54 गुणा 10 की पावर -28 जूल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे और तीसरे कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा मान परिकलित कीजिए। तो बात दूसरे की गई है तो n बराबर आपका होगा यहाँ पर 2। जब बात तीसरे की होगी तो n बराबर होगा आपका 3। ये असाइनमेंट के 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के लिए z बराबर 1 होगा। एक बार आपको इस सूत्र में 2 रखना है और एक बार आपको 3 रख के हल कर देना है। अगर समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहीं पर ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।